नमस्कार साथियों, सीडीपी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में आप सभी भाइयों बहनों का दोस्तों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न देखिएगा। सीडीपी के ऐसे 31 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में हर बार ट्रेंड होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि सीखना प्रभावित और प्रासंगिक हो जाता है जब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित न की जाए, विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती हैं, विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। सीखना इफेक्टिव और मज़ेदार कब होता है? बताइए। सीखना जो है इफ़ेक्टिव और मज़ेदार कब होता है? आप कैसे सीखेंगे? जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो। जब आपको सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाता है अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में, तब सीखना क्या होगा? मज़ेदार भी होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर है नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित न की जाए। जब नई विषय वस्तु को पिछले ज्ञान से संबंधित नहीं की जाएगी तो आपका विषय वस्तु कैसे सीखना आपका प्रभावी कैसे होगा? ये तो आपका निगेटिव है। विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल क्या है? आपका नकल की बात की जा रही है आपको। ये आपका निगेटिव ये भी है कि दोहराई जाती हैं। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती है, रोक दी जाती है। डी ऑप्शन भी आपका निगेटिव है। आपका जो पॉजिटिव है सी ऑप्शन, कि जब विद्यार्थियों को आप जो है सक्रिय रूप से सम्मिलित करेंगे तभी सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे ... को जबकि लेवाइगोस्की किसको महत्व देते हैं? परिपक्वता को, सांस्कृतिक उपकरण, पुनर्बलन स्कीमा में बदलाव, वेधन और अभ्यास पुनर्बलन, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध या फिर संगठन। लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? जीन पियाजे की बात की जाए कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है वो उम्र के दौरान होता है, अवस्था के अनुरूप होता है, और उम्र में क्या आती है? उम्र में आपका परिपक्वता आती है। ठीक है, उम्र में क्या होता है? परिपक्वता होती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, परिपक्वता। और लेवाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से होगा, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों से होगा। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता को, जबकि लेवाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब जीन पियाजे की बात की जाए, जीन पियाजे की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बच्चों का विकास उम्र के दौरान होता है और उम्र में परिपक्वता आती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 3। लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है मनोगतिक, मनोलैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारात्मक। आप सभी को पता है कि जब लेवाइगोस्की की बात की जा रही है और उनके सिद्धांत की बात की जा रही है तो उनका जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। आप लोग आंसर करिए कि समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शब्द का अर्थ क्या होता है? और समावेशी शिक्षा में बच्चों को शामिल कैसे किया जाता है? आप पहचानेंगे कैसे कि कक्षा समावेशी है? बताइएगा, लॉक करिएगा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा,
सी ऑप्शन है बहुकक्षीय व्यवस्था में शिक्षा और डी ऑप्शन है अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लॉक करिएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? अल्पसंख्यक समूहों की शिक्षा जब बात की जाए वर्गीकृत की, अलगाव की बात कीजिए, तब तुरंत आपका ऑप्शन कट जाएगा। बहुकक्षीय व्यवस्था में शिक्षा की मतलब कक्षाएं कैसी हों? बहुत सी कक्षाओं की व्यवस्था में जब शिक्षा की जाती है, दी जाती है, तो क्या वो कक्षा समावेशी होगी? यहाँ पर शिक्षा की बात की जा रही है, तो आपका सी ऑप्शन भी कट गया। अब बताइए ए और बी में लॉक करिएगा कि ए और बी में क्या होगा। क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा ही समावेशी शिक्षा होती है, या फिर सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा? तो आपका जिन्होंने यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है कि सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि जो अपंग बच्चे हैं वो भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करें, वही शिक्षा होगी समावेशी शिक्षा। और समावेशी कक्षा कैसी होगी? तो समावेशी कक्षा वही होगी जिसमें सामान्य बच्चे के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी हैं। विशिष्ट का मतलब अपंग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, वो एक साथ जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो समझ लीजिए समावेशी शिक्षा है। क्लियर? प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। किस अवस्था में बच्चे अमूर्त की बजाय मूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। किस अवस्था में बच्चे अमूर्त की बजाय, जब यहाँ पर पूछा जाता है कि अमूर्त के बजाय मूर्त चिंतन करते हैं, तब आप क्या लॉक करेंगे? और आपका आता है जब मूर्त के बजाय अमूर्त चिंतन करते हैं, तब आप क्या लॉक करेंगे? ठीक है, क्या लॉक करेंगे बताइए। जब प्रश्न बनता है कि किस अवस्था में बच्चे अमूर्त की बजाय मूर्त चिंतन करते हैं, तब आप लॉक करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और दूसरा प्रश्न आता है किस अवस्था में बच्चे मूर्त की बजाय अमूर्त चिंतन करते हैं, तब आप लॉक करेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? आपका क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर मूर्त की बात की गई है, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 6। आप लोग वीडियो में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे और भी लोग क्लास से जुड़ जाएं। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। किसकी यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? किसकी यह विशेष धारा है? बताइए, लॉक करिएगा। मुख्य धारा शिक्षा की, विशेष शिक्षा की, या फिर विशेष शिक्षा समावेशी शिक्षा? यहाँ पर विशेष शिक्षा नहीं, एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए, एकीकृत शिक्षा की। लॉक कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन समावेशी शिक्षा। मुख्य धारा शिक्षा आप लॉक नहीं करेंगे, मुख्य धारा आप शिक्षा लॉक नहीं करेंगे। विशेष शिक्षा नहीं, किसी बच्चों को आप विशेष शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे। विशेष शिक्षा का मतलब जो बच्चे विशिष्ट होते हैं, आपके ऑप्शन मिलेगा कि जो अपंग बच्चे हैं, जो विशिष्ट बच्चे हैं, उनके लिए विशेष विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करेंगे, विशेष विद्यालयों में नहीं। अगर बच्चा विशेष है, विशिष्ट है, तो आप सामान्य समावेशी शिक्षा में बच्चों को शामिल करेंगे, तब आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन समावेशी शिक्षा। अगर किसकी यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो समावेशी शिक्षा हमेशा लॉक करिएगा। प्रश्न नंबर 7। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए कहाँ? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। बी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। सी ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, और डी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। देखते हैं यहाँ पर आंसर किसका सही आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कराए हैं और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ये विशेष का अर्थ क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की जा रही है। विशेष का मतलब क्या होता है? जो अपंग बच्चे हैं, अपंग बच्चों की बात की जा रही है। अपंग में आपके विकलांग बच्चे भी आ जाएंगे, दृष्टिबाधित बच्चे, सर्वबाधित बच्चे, और क्या कहते हैं जो वो कम प्रतिभाशाली हों,
ये सारे आपके विशिष्ट विशेष में आ जाते हैं। जब बात की जा रही है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कहाँ कहाँ कराई जानी चाहिए बताइए। तो क्या जब बच्चा विशेष है तो आप उसके लिए विशेष विद्यालय में करेंगे। भाई आरटी एक्ट 2009 के ही तहत तो बच्चों को, सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा पाने का अधिकार है समावेशी शिक्षा में। जब बात यहाँ समावेशी शिक्षा की जा रही है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या विशेष विद्यालयों में कराएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं, विशेष विद्यालयों में बिल्कुल नहीं। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, सी ऑप्शन लॉक होगा। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भले ही हों लेकिन उनको समावेशी शिक्षा में शामिल करना है, सामान्य बच्चों के साथ। आप लॉक करिएगा और हमेशा याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू है? यहाँ पर बात की जा रही है आरटीई एक्ट। आरटी एक्ट 2009 की बात की जा रही है। आरटी एक्ट 2009 की बात की जा रही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ। कब लागू हुआ? आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ बताइए? 1 अप्रैल 2010 से 1 अगस्त 2010 में होना चाहिए, में, या फिर 26 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011। जब आरटी एक्ट 2009 की बात की जा रही है तो जब बात की जाए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ, तब आप 9 नहीं लगाइएगा, 2010 मारिएगा। लेकिन 2010 कब? 1 अप्रैल 2010। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 मारिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2011। इसके साथ साथ आप इसको भी ध्यान दीजिएगा कि क्या ये भी सही है कि नहीं। तो इसलिए 1 अप्रैल 2010 मारेगा। आपको ऑप्शन में 1 अप्रैल 2009 भी मिलेगा। 1 अप्रैल 2009 नहीं, 1 अप्रैल 2010 को लॉक करिएगा। प्रश्न नंबर 2, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है, प्राथमिक स्कूल की बात की जा रही है, प्राथमिक विद्यालय की बात, जिसमें बच्चा क्या है, 1 से 5 का बच्चा क्या है, बहुत छोटा है। जब बच्चा छोटा है तो उसके लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय होना चाहिए? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। बताइए बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी कितनी किलोमीटर होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। 1 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या है, जब छोटा है तो भाई 1 किलोमीटर ही हो जा सकता है। इसलिए उसके घर से विद्यालय की दूरी, प्राइमरी स्कूल होना चाहिए 1 किलोमीटर। अब जब बात की जाए जूनियर की तो 2.5 से 3 किलोमीटर लॉक करिएगा। अगर ऑप्शन में 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर लॉक करिएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? आप हमेशा पढ़ते हैं आरटी एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देता है। 6 से 14 वर्ष के लिए सामान्य बच्चों के लिए, और 6 से 18 वर्ष के लिए जो है विकलांग बच्चों के लिए, जो अपंग बच्चे हैं उनके लिए आरटी एक्ट 2009 ये अधिकार देता है कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसका पूरा नाम क्या है बताइए? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? अब आज के बाद एक क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ गलत हो जाए चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या ए ऑप्शन लॉक होगा? बी ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। सी ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। और डी ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। लॉक कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ये देश भर में लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। लेकिन जब सही और पूरे नाम की बात की जाती है कि इसका सही और पूरा नाम क्या है, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होगा या फिर 2010 होगा? 2009 होगा आपका। तो 10 वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, ठीक है। 10 वाला ऑप्शन आपका कट गया।
बी और सी आपका कट गया। ए और डी में आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है, लेकिन ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो है, लेकिन किसके लिए है, किसकी बात यहाँ पर की जा रही है, किसी की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पर 2009 भी कट जाता है। क्लियर। और यहाँ पर डी ऑप्शन देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बालक की बात की जा रही है, कि बालकों के लिए एक बात की जा रही है, जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और जो विकलांग बच्चे हैं 6 से 18 वर्ष के, उनको सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए एक नियमित विद्यालय में। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि बालकों की बात की जा रही है, बालकों को अधिकार दिलाता है, और यहाँ कहीं आपको दिख रहा है बाल शिक्षा, तो याद करिएगा और नोट कर लीजिएगा डी ऑप्शन की निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ आपको बाल शिक्षा न मिले तो आप समझ लीजिए वो ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बाल शिक्षा दिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2010 है, 2009 लॉक करिए। समझ गए आप लोग। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन पाठचर्या 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन पाठचर्या यानी एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। 5 सिद्धांत बताए गए हैं भाई एनसीएफ 2005 के। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है भाई, पॉजिटिव है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराइए, कि रूट लर्निंग को अवॉइड करिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, ये भी है। तो आपका निगेटिव क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो नहीं है भाई? तो यही है सी ऑप्शन, कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यही इसका सिद्धांत एनसीएफ 2005 का नहीं है। प्रश्न नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान कीजिए भाई, मैच करना है इसका। बुद्धि का प्रकार है, इधर है अवस्था। संगीतात्मक यानी कि संगीत, जो संगीत वादक होते हैं, जो संगीत बजाते हैं, उनके पास कैसी बुद्धि होती है। भाषिक जो कवि होते हैं उनके पास कैसी बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास पाई जाती है, और स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है। यानी कि संगीतात्मक बुद्धि किसके पास होती है, भाषिक बुद्धि किसके पास होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है, और स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है। लॉक कीजिएगा। क्या जो संगीतात्मक होंगे वो चिकित्सक, उनके पास चिकित्सक यानी कि चिकित्सक के पास संगीतात्मक बुद्धि होगी। डॉक्टर जो होते हैं वो बीन बजा के इलाज करते हैं, बताइए, नहीं ना। तो संगीतात्मक जो होते हैं वो आपके वायलिन वादक होते हैं, यानी कि ए का चौथा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ए का 5वां है, आपका पहला विकल्प कट गया। और यहाँ पर देखिएगा ए का दूसरा है, ये भी विकल्प आपका कट गया। यहाँ पर ए का चौथा है और यहाँ पर ए का चौथा है। क्या होगा? जो आपके वायलिन वादक होते हैं, संगीतकार जो होते हैं, उनके पास ऐसी बुद्धि पाई जाती है। जो भाषिक बुद्धि किसके पास पाई जाती है बताइए। बी ऑप्शन क्या होगा भाई? भाषिक बुद्धि जो आपके लेखक होते हैं और कवि होंगे, उनके पास भाषिक बुद्धि पाई जाती है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है कि मनुष्य के अंदर 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पर जब भाषिक यानी कि आपको मिल गया, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनके अंदर भाषिक बुद्धि होती है। बी का दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर बी का दूसरा है, यहाँ पर बी का दूसरा भाई, ये भी अभी तक चल रहा है, मिल रहा है। अब यहाँ पर अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है जो डॉक्टर हो गए, आपके चिकित्सक हो गए, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों का इलाज करते हैं, उनके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। वो चाहे सलाहकार हो जाए या फिर आपके डॉक्टर हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन का हो जाएगा पहला। सी ऑप्शन का पहला यहाँ पर है, सी ऑप्शन का पहला है, और यहाँ पर सी का है 5वां, इसलिए ये भी विकल्प कट गया है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। और स्थानिक यानी कि स्थानिक बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है? तो जो आपके क्या होते हैं,
जो आपके मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। डी का 5वां हो जाएगा। क्लियर? डी का 5वां यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे का सिद्धांत भाई कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक। जब पहली अवस्था की बात की जा रही है, संवेदीगामक अवस्था हो जाएगा, जिसको इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11, 7 से 11 और 11 से ऊपर, तो आपका ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। प्रश्न नंबर 14, अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? अहमद नाम का लड़का है जो सलाहकार बनना चाहता है। परामर्शदाता का मतलब होता है सलाहकार। अहमद नाम का लड़का है जो सलाहकार बनना चाहता है। किसका? मनोउपचार में, मानसिक रूप से सलाहकार बनना चाहता है। जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं उनका वो सलाहकार बनना चाहता है, उनका उपचार करना चाहता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? क्या अस्थानिक? तो अस्थानिक बुद्धि तो मूर्तिकार के पास पाई जाती है, और प्राकृतिक बुद्धि जो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते हैं, या फिर कह सकते हैं पहचान रखते हैं, उनके पास पाई जाती है। क्या प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी? वो तो मानसिक रोगों का उपचार करने वाला बनना चाहता है भाई, सलाहकार बनने चाहे। संगीतात्मक, क्या ये वायलिन दाता बनना चाहता है? या फिर बताइए, जब वो दूसरों का मनोउपचारक बनना चाहता है, सलाहकार बनना चाहता है, तो सलाह किसको देगा? वो दूसरों को देगा ना। जब दूसरों को देगा तो दूसरों के लिए हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? अंतर्वैयक्तिक। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, बी, डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अहमद नाम का लड़का है जो मनोउपचारक जो है सलाहकार बनना चाहता है, तो उस जब सलाहकार बनना चाहता है तो दूसरों को सलाह देगा, इसलिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है भाई। उसकी अध्यापिका को उसको जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अवसर देने चाहिए। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापकों को क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम का बात की जा रही है, जब चीज़ सहयोग में हो। एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण करना, एक समान विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना, चर्चाओं और वाद विवादों के प्रयोग को प्रतिबंध लगाना, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। विविध शिक्षार्थियों की बात की जा रही है कि उसमें लड़के भी शामिल हों, लड़कियां भी शामिल हो, सामान्य बच्चे भी हो, विशिष्ट बच्चे भी। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। जब समूह बनाने की बात, सब सहयोग की बात की जाए तो सहयोग तो तभी होगा ना जब बच्चे समूह में रहेंगे, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, एक समान योग्यता आधारित समूह बना, एक समान की बात की जा रही है। जब एक समान आधारित जब योग्यता वाले समूह बनाएंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते। हो सकता है कि बच्चे, सामान्य बच्चे ही शामिल हों, सब एक ही जैसे बुद्धि के हों, ठीक है, एक ही जैसे बुद्धि लब्धि के हों, तो एक दूसरे की मदद कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए कि क्या करे? वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधता की अनदेखी करें, यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और महत्व देते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि
एक शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्षा में सभी संस्कृतियों के बच्चों का सम्मान करते हैं और महत्व देते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक होना, तुलना नहीं करना है, ठीक है, किसी एक विशेष को बढ़ावा नहीं देना है और अनदेखा नहीं करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पढ़ाते समय अगर आप पढ़ा रहे हैं, किसी चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा में जो है आपका ध्यान किस पर जाएगा? शिक्षण तकनीक पे जाएगा या फिर आप ऐसे पढ़ाते जाएंगे, बड़बड़ाते जाएंगे और बच्चे उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? बताइए किस पर जाएगा? शारीरिक क्षमता पे जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पे, या फिर पारिवारिक स्थिति पे? क्या पढ़ाते समय आपका ध्यान पारिवारिक स्थिति पे जाएगा? बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो पारिवारिक स्थिति तो गलत है। शिक्षण तकनीकी आपका, आप बी और सी में लॉक करिएगा, क्या होगा? कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान किस पर जाएगा? किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर? मनोवैज्ञानिक की बात की जा रही है, किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर जाएगा? सी ऑप्शन, व्यक्तिगत विभिन्नता पे, कि सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मद्देनज़र रखते हुए आपको पढ़ाना है। आप पढ़ा कुछ और रहे हैं और बच्चे उस क्षमता के अनुसार नहीं हैं, तो कहाँ से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे? इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा जी। लाइक की संख्या बहुत कम है, आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। अगर कक्षा कैसी है? कक्षा में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से के सभी बच्चे हैं तो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाती है, या कथन कैसा है? गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। भाई, जब आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे, सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे, सारे बच्चे जब युक्त वहाँ पर मौजूद हैं तो वो क्या अलग कैसे महसूस कर सकते हैं? बताइए। बी ऑप्शन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सी ऑप्शन है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। क्या इससे श्रेणीबद्ध दिखाई देगी? गलत, क्योंकि अनावश्यक स्पर्धा की ओर जा रहा है। तो आपका यहाँ पर लॉक क्या होगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगर विविध प्रकार की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो सिंपल सी बात है, एक बच्चे क्या है, अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षु विस्मृत का हास किससे संबंधित है? यहाँ पर लॉक करिएगा। इसका आंसर सभी को आना चाहिए। पढ़ने में देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया कट गया, ए और डी में लॉक करिएगा, क्या होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, डिस्लेक्सिया। डी ऑप्शन, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी ऑप्शन, डिस्लेक्सिया। बिल्कुल आप लोग सही हैं। प्रश्न नंबर 20, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से चाहती है कि बच्चे समस्या समाधान में सक्षम हो जाएं, तो उसके लिए वो कैसे प्रोत्साहित करेगी बच्चों को? देखिएगा ऑप्शन कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान रखकर। बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करेंगे। तीसरा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं उसे बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, लॉक करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कंठस्थीकरण है, रटना गलत है। जो कि अगर चाहती है कि बच्चे जो है
समस्या समाधान करने में सक्षम हो जाए, तो उसके लिए भाई वो कैसे प्रोत्साहित करेगी किस चीज़ को लिए, बताइए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को जो है व्यवस्थित तरीके से लगाने से तो बच्चे समस्या समाधान नहीं कर सकते। दूसरा है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करने से समस्या समाधान नहीं कर सकते हो। लेकिन आपका फोर्थ विकल्प है, बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करने, यानी कि बच्चों को समस्या के बारे में क्या करेंगे, सहजानुभूत, ठीक है, अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर उनको सरल करेंगे जब बच्चों को, तो बहु विकल्पों को देखने के लिए, बहु विकल्पों प्रश्नों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके आप बच्चे का समस्या समाधान कौशल में सक्षम बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। फोर्थ विकल्प, ए विकल्प यहाँ पर नहीं लॉक होगा, पहला विकल्प नहीं लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों के व्यवस्थित तरीकों की बात की जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।